नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के यूट्यूब पर तो बात आपकी में आपका स्वागत है और फेसबुक में नमस्ते जींद पर आपका स्वागत है। दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल आपकी बात करते हैं और आपका बहुत अच्छा प्यार मिलता है दोनों चैनल्स को। कोई गलत कमेंट्स भी कर देता है, कोई अच्छे भी करता है। न हम गलत कमेंट्स करने वाले से नाराज़ होते हैं, न तारीफ करने वाले से खुश होते हैं। हौसला दोनों की बातों से बढ़ता है। चलिए आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो प्रोफेसर्स हैं वो राजनीति में आए और लेकिन अब वो राजनीति से बिल्कुल गायब हो चुके, डाउनफॉल। तो मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनका अनुभव लंबा है। कौन कौन से प्रोफेसर राजनीति में आए, शिखर पर पहुंचे, यानी शिखर का मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, सीएम नहीं होता शिखर का मतलब, और फिर अब क्यों वो डाउनफॉल में आ गए, यानी दुनिया उनको भूल चुकी है। मलिक साहब, हरियाणा राजनीति में सबसे पहले प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने एजुकेशन को पीछे छोड़ राजनीति में आगे बढ़े और बढ़ते ही गए? प्रदेश की राजनीति प्रोफेसरों के नाम भी रही है जी। एक दौर था जब प्रोफेसर कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाते, राजनीति में पदार्पण करते और वो राजनीति में कामयाब भी होते और सत्ता की ऊंचाइयों तक को पहुंचते जी। इनमें मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ प्रोफेसर संपत सिंह का। जी। प्रोफेसर संपत सिंह एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो शिक्षाविद होते हुए राजनीति में आए, चौधरी देवीलाल के सानिध्य में आए और चौधरी देवीलाल ने उनको 1987 में, देखिए बहुत थोड़े शब्दों में पूछूंगा, कैसे देवीलाल उनको राजनीति में लेकर आए थे, 2 सेंटेंस में। प्रोफेसर संपत सिंह अच्छे वक्ता थे जी। चौधरी देवीलाल को लगा के अच्छे वक्ता है, पढ़े लिखे हैं, राजनीति में क्लिक कर जाएंगे। जी जी। चौधरी देवीलाल ने उनको राजनीति की ऑफर दी, 87 में टिकट दी, विधायक बने और देवीलाल सरकार में वो वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर जी। लेकिन जब वो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे वो वित्त मंत्री बने, और सॉरी वो देवीलाल सरकार में गृह मंत्री रहे जी। और जब चौटाला सीएम बने तो उनकी सरकार में वो गृह मंत्री रहे जी। गृह मंत्री चौटाला सरकार में और गृह मंत्री देवीलाल सरकार में और वित्त मंत्री वो चौटाला सरकार जी। उन्होंने मुझे 88 में सम्मानित और किया वो था। नेता प्रतिपक्ष भी रहे। वो 1991 से 1993 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, चूंकि ओम प्रकाश चौटाला तो विधायक नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला 93 में जीत गया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद चौटाला को मिला था। लेकिन उनका जो यू टर्न था, मैं कहूँगा, उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार में देवीलाल जी के बाद, ताऊ के बाद, कहा कि ओम प्रकाश चौटाला नहीं चाहते कि उन्हीं के वर्ग विशेष, यानी वर्ग विशेष मतलब समते जाट, कोई आगे बढ़े, इसलिए उनके पर कतरने शुरू कर दिए और उन्होंने इनेलो को छोड़ के वो कांग्रेस में आ गए। इस पर क्या राय थी? एक दौर में प्रोफेसर संपत सिंह ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबियों में उनकी गिनती होती जी। थी, उनके विश्वास पात्र भी थे। तभी तो वो मंत्री बने थे, कैबिनेट और मंत्री भी बने, बहुत विश्वास पात्र, गृह मंत्री बने थे। बिल्कुल। महम जब उपचुनाव हुआ तब प्रोफेसर संपत सिंह गृह मंत्री थे जी। तो प्रोफेसर संपत सिंह के बाद में ओम प्रकाश चौटाला के साथ मनमुटाव हुआ, राजनीतिक दूरियां पैदा हुई और उन्होंने इनेलो को छोड़कर कांग्रेस का दामन। वो मनमुटाव इसी बात पे हुआ था कि संपत सिंह की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी और संपत सिंह ने कहा था कि नहीं, इनेलो ठीक है, वो अपने बराबर किसी और को आना नहीं चाहती। इन आरोपों पर आपका क्या? राजनीतिक मनमुटाव की वजह कुछ और होती हैं, बताई कुछ और जाती हैं। राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है, जो पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, जो सामने कुछ और नजर आता है। आपको थोड़ा बहुत पता है क्या नाराजगी थी? देखिए, वो उनके बहुत व्यक्तिगत से कोई मामले थे और जिनको कम से कम मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहूँगा। चलिए, करना भी नहीं चाहिए। नाम उनको कवर अप किया गया था कि भाई। तो अब वो डाउनफॉल क्या हुआ उनका कि आज संपत सिंह को याद? प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आने के बाद चुनाव हार गए, वो चुनाव हारते चले गए। प्रोफेसर संपत सिंह राजनीति से एक तरह से अब वो परिदृश्य से अलग हो। क्या उनके बेटे गौरव संपत संभाल सकते हैं? उनके बेटे गौरव संपत सिंह उनकी राजनीतिक जो विरासत है उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और वो हिसार से कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में काफी प्रमुखता का नाम लिया जाता है। चलिए, दूसरे प्रोफेसर हमारे हरियाणा राजनीति में, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी। वो भारतीय जनता पार्टी के संघ के बड़े कद्दावर नेताओं में रहे। 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की गठबंधन सरकार बनी तब उस सरकार में वो शिक्षा मंत्री बने, चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री काल में जी। वो भी प्रोफेसर थे, अच्छे वक्ता थे, संघ से जुड़े हुए थे और उनमें कई काबिलियत थी, लोगों के साथ जुड़ने की भी काबिलियत थी।
खाली ये नहीं कि वो प्रोफेसर थे, अच्छा बोलते थे, वो जनता से जुड़े हुए आदमी थे और इसीलिए वो प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिक्षा विभाग जैसा उनको ये सोचकर बंसीलाल ने शिक्षा विभाग दिया कि ये चूंकि प्रोफेसर हैं तो ये शिक्षा विभाग को अच्छे से चलाएंगे। मैं यहाँ ये रोकना चाहता हूँ आपको, प्रोफेसर संपत सिंह के बारे में बताता हूँ। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मेरे भाई डॉक्टर राजेश थे, कोई कुछ नहीं थे मेरे भाई, लेकिन उनके साथ दोस्ती की तो हर शादी ब्याह गठबंधन उस पर हमारे घर पहुंचते थे। संपत सिंह आज वो इतने मिलनसार थे, प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर संपत सिंह भी इसी तरह से अपने पुराने साथियों को भी नहीं भूलते। एक्चुअली जो चौधरी देवीलाल के स्कूल से निकले थे ना, चाहे वो उनके बेटे रणजीत सिंह हो आज या प्रोफेसर संपत सिंह हो, और वो लोग अपने जो नज़दीकी थे उनको नहीं भूलते थे। प्रोफेसर गणेशी लाल में भी ये उनके डीएनए में है कि वो अपने पुराने साथियों को नहीं भूलते, अब भी उनको यदा कदा वो याद करते रहते हैं। हाँ, राज्यपाल बनने के बाद भी वो मेरे भाई को याद, वो यदा कदा याद करते रहे अपने जो उनके मित्र रहे हैं। चौधरी देवीलाल की कार्यशैली ना, तो फिर वो क्यों गए एकदम उनको राज्यपाल बना के भेज दिया, जबकि वो राज्यपाल बनना भी नहीं चाहते थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल नेतृत्व तय करता है कि इसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रोफेसर गणेशी लाल चूंकि चुनाव हार चुके थे और वो उनको फिर दोबारा पार्टी ने सोचा कि नहीं, इनको अब हम कोई संवैधानिक पद पर होते हैं तो उनका सम्मान करते उनको राज्यपाल का पद दिया गया, यानी प्रमोशन करते हुए डिमोशन हो गया राजनीति में। अगले प्रोफेसर, एक और प्रोफेसर है प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जिनके नाम के बगैर ये चर्चा ही पूरी तरह से अधूरी रहेगी। बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो बंसीलाल सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे, और प्रोफेसर रामविलास शर्मा बड़े अच्छे वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के चंद गिने चुने वक्ताओं में से सबसे ऊपर नाम आता है। यही कह सकते हैं जब भाजपा में वक्ता कार्यकर्ता ही तो बात दूर, जब भाजपा में कुछ भी नहीं होता था तब भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे 6 फुट प्लस लंबे तगड़े अच्छे वक्ता, प्रोफेसर, पढ़े लिखे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभालने वाले, कई बार विधायक बने, मंत्री कई बार बने, वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा। आज प्रोफेसर रामविलास शर्मा हरियाणा की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्यों? अप्रासंगिकता का दौर मनोहर लाल के सीएम बनते ही शुरू हो गया था। भले वो मनोहर लाल सरकार वन में मंत्री रहे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं जैसे वो ना अपने कैप्टन अभिमन्यु ओम प्रकाश धनखड़ के साथ कहीं ना, देखिए रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे जी। मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल। रामविलास शर्मा का कद बहुत बड़ा था पार्टी में, पब्लिक में, जनता में, तो वो अपना कद जो उनका था वो कद ही कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत, राजनीतिक दिक्कत। चूंकि देखिए जब जो कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, और उनकी चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी पटरी नहीं बैठ पाई और वो अगला जो चुनाव हुआ 2019 का, उस चुनाव में हार गए या हरा दिए। देखिए चर्चाएं हरा दिए गए की भी हैं, बट बाकी मानना यही जाएगा कि वो चुनाव हार गए। और आज प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी एक राजनीतिक बैकग्राउंड में आपको नजर आते हैं, कहीं फ्रंट लाइन में भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी अब वो कहीं मतलब उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो जिसका वो डिजर्व कभी करते थे जी। एक और प्रोफेसर का मैं जिक्र करूंगा जो जींद के साथ लगते नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने जी। वो भी प्रोफेसर थे। ओम प्रकाश चौटाला ने उनका समर्थन किया और वो उनकी सरकार, उनके जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको चेयरमैन और उनको वो सारा वो दिया गया, मान सम्मान दिया गया। तो वो भी एक प्रोफेसर से आए हैं, भले वो ना रामविलास शर्मा के स्टेचर के हैं, ना प्रोफेसर गणेशी लाल, नाम तो बता दीजिए हमारे ऑडियंस के, भगत राम। तो लेकिन अब अगर प्रोफेसर्स की वापसी की बात की जाए तो प्रोफेसर राम भगत दोबारा वापसी के दावेदारों में सबसे आगे नाम उन्हीं का आता है, क्योंकि उनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, कम है, और वो कांग्रेस में है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की टिकट नारनौल से दिलवा पाते हैं तो प्रोफेसर राम भगत शर्मा को आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेसर उस प्रोफेसर के युग को प्रोफेसरों की विरासत को संभाल सकते हैं। उन प्रोफेसर्स की राजनीति की जड़ें जो खत्म हो रही, उस जड़ों को दोबारा उनमें उनको प्रफुल्लित कर सकते हैं, उनको फर्टाइल कर सकते हैं। मतलब एक ये जो उस प्रोफेसर की राजनीति के उस दौर को फिर रिवाइव कर सकते हैं जी। वो राम भगत शर्मा। प्रोफेसर वंदना शर्मा भी आई थी। प्रोफेसर वंदना शर्मा जाने से पहले प्रोफेसर वंदना शर्मा एक्चुअली क्या था, वो के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बहन थी जी। नरवाना में कॉलेज में वो प्रिंसिपल थी, प्रोफेसर थी। 2014 का विधानसभा चुनाव आया तो सुषमा स्वराज ने अपना जो पार्टी में प्रभाव था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के किसी परिवार के व्यक्ति को विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन
उस पॉलिसी में ढील देते हुए केवल पूरे देश में एक ही मेंबर पार्लियामेंट ऐसी थी जिनकी सगी बहन को टिकट दी गई थी, वो थी विधानसभा सॉरी, उनको विधानसभा सफेदों से टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी की। सुषमा स्वराज ने सोचा भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मेरी बहन तो जीती जाएगी, लेकिन सफेदों के लोगों को लगा कि नहीं ये भारी है। वंदना शर्मा का कोई कनेक्ट कम से कम सफेदों विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं था। और यहाँ मैं एक और बात बताऊंगा, सफेदों विधानसभा क्षेत्र के लोग बारी को कभी स्वीकार नहीं करते। सरदूल सिंह को टिकट ना देकर चौधरी देवीलाल ने रामचंद्र जांगड़ा, जो आज मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में भाजपा की तरफ से, उनको टिकट दिया, उनकी जमानत जब्त हुई और निर्दलीय सरदूल सिंह का समर्थन चौधरी देवीलाल को करना पड़ा, विधायक बने। इसी तरह वंदना शर्मा टिकट ले आई, थोप दी गई सफेदों के लोगों पर, लेकिन सफेदों के लोगों ने उसको पूरी तरह से नकारते हुए निर्दलीय जसवीर देशवाल को विधायक बना दिया था। ये मतलब सफेदों के लोगों को नहीं माना। तो ये प्रोफेसर्स का जो देखिए, प्रोफेसर्स निश्चित रूप से शिक्षाविद हैं, वो शिक्षा देते हैं, अच्छे वक्ता भी निश्चित रूप से हो जाते हैं। राजनीति में सरवाइव करना, आप प्रोफेसर हैं, आप रिटायरमेंट तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन राजनीति का एक ऐसा राजनीति, ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल, ऐसा जो भी कहिए आप, वो है जिसमें आपको पीरियड नहीं लेने पड़ते, आपको पीरियड देने पड़ते हैं। और जो इन पीरियड्स को बेहतर तरीके से देता है जनता के सामने, वो ज़्यादा लंबा चल जाता है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, वहाँ मतलब यार रिटायरमेंट वाली चक्कर नहीं है कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, 58 में रिटायर हो गए। मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर आपको। आपने कहा कि जनता उनको टाइम देती है, उनकी परीक्षा जनता लेती है, वो बच्चों की परीक्षा लेते थे, लेकिन नहीं, लेकिन आपने तो अभी अपनी 2-3 बातों में कहा कि उनके जो लीडर बन गए उन्होंने बेचारों को परीक्षा ही नहीं देने दी, उनके कान वो बाहर हुए। बात कोई भी वजह रही अगर वो इतने पॉपुलर होते तो निर्दलीय लड़के आ सकते थे, उनको कौन रोकता था जी। अगर वो पब्लिक के वोट इतने होते हैं तो निर्दलीय भी तो विधायक बनते हैं जी। निर्दलीय तो सांसद भी बने, अरविंद शर्मा जैसे सोनीपत से आप मेंबर पार्लियामेंट बन गए, तो एक बार बने दोबारा बना के दिखाओ। वो पार्टियों में चले गए, उनको पार्टियों ने अडॉप्ट कर दिया। तो ये लोग भी अगर जज्बा दिखाते तो निर्दलीय चुनाव में लड़ने से कौन रोकता है? निर्दलीय से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। प्रजातंत्र है, फार्म भरो, पब्लिक का देखिए आप दो बातें बोल रहे हैं। प्रोफेसर पूरे कैरियर में बच्चों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब जनता इनकी परीक्षा लेती है ना, तब पता चलता है यार परीक्षा कितनी कठिन चीज। जनता या उनके लीडर, नहीं, 2 परीक्षा होती हैं। पहली परीक्षा उसके लीडर लेते हैं, दूसरी फिर जनता भी लेती है। अब ईमानदारी से बोला ना आपने, पहले अपने लीडर की परीक्षा में पास होना पड़ता है। वो प्रिलिमिनरी और मेन 2 होती है। प्रिलिमिनरी अगर लीडर से वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यूपीएससी की 2 परीक्षा होती है, एक प्रिलिमिनरी होती है प्रारंभिक, एक होती है मेन मुख्य। तो वो प्रिलिमिनरी तो नेता लेते हैं टिकट के मामले में, काट दी, भगा दिए, रख दी, दे दी, और फिर वो जो सही परीक्षा होती है ना मुख्य, वो जनता लेती है, वो फेल पास जनता करती है। चलिए, जो बच्चों को जो फेल पास करते हैं उनको जनता फेल पास करती है। संभावना है किसी प्रोफेसर की अब कोई उदय हो जाए, किसी नए प्रोफेसर का आने वाले 2024 में किसी भी पार्टी की तरफ से? एक मैंने अभी आपका नाम लिया राम भगत शर्मा का, कांग्रेस की टिकट के बड़े मजबूत दावेदार है नारनौंद विधानसभा। उनके अलावा जींद में भी प्रोफेसर गोगल ने ट्राई की थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए, जब उपचुनाव हुआ वो नहीं ले पाए थे। कई लोग हैं जो टीचिंग लाइन में है, प्रोफेसर हैं, वो कर सकते हैं कि भाई हाँ हमें टिकट दीजिए, हम जनता से जुड़े हुए हैं। वो लीडरशिप देखना है कि भाई क्या उनको टिकट देते हैं कि नहीं देते। लेकिन ये सही है कि प्रोफेसर्स का जो दौर था, युग था, स्वर्णिम जा चुका है, इतिहास बन चुका है। और इतिहास पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो किसी प्रोफेसर को कोई पार्टी मौका देती है, जनता भी उसको अपना देती है, तो उसको एक सबक उनसे इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है दर्शकों कि इतिहास से कुछ सीख कर आप आगे उसको करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब है आपका राजनीतिक जो ऊपर चले गए, आपके सीएम बन गए, उनसे पंगा नहीं लेना प्रोफेसर्स को। और यही है ना, दो ही बात है ना, अपने लीडर से पंगा लो, खाली सीएम से नहीं। अपनी पार्टी के लीडर से पंगा मत लो और जनता को नकारो मत, ना दुत्कारो, जनता को लगाओ गले, तो आप निर्दलीय भी आपकी बात बन सकती है, आपको लीडर की भी जरूरत नहीं। चलिए ऑडियंस, ये थी हमारे प्रोफेसर का युग हरियाणा राजनीति में जो था। खैर अगर कोई प्रोफेसर है तैयार हो रहे तो उसके लिए उनको हमारी शुभकामनाएं। सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा मेंड करता हूँ। प्रोफेसर गणेशी लाल के बारे में मैंने कहा शिक्षा मंत्री नहीं, प्रोफेसर गणेशी लाल बंसीलाल सरकार में उद्योग मंत्री थे। चलिए ये हो जाता है। तो आने वाले जो प्रोफेसर हैं, तैयारियां कर रहे हैं अपने राजनीति में, उनके लिए शुभकामनाएं। और जो चले गए हैं उनके लिए हमारी सहानुभूति है कि वो अपना, इसमें कई हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।